हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये पॉलिटी आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपका है, उसमें अगर आपका जो सिलेबस का अगर जीके का पार्ट है तो पॉलिटी ज़रूर पूछी जाएगी। उसके लिए सफिशेंट रहेगी, है ना। आपका चाहे पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी सिविल का एग्जाम हो, कैसा भी, तो सभी के लिए सफिशेंट है ना। आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी वो कौन सी थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो कंप्लीट अनुसूचियां कितनी है ना, कैसे कैसे हैं। हर एक चीज पर अच्छे से हम इस पर चर्चा करेंगे और अच्छे से उनको समझेंगे और कॉपी में नोट जरूर करेंगे, है ना। तो साथियों, Note24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो को। साथियों, आज कॉपी पेन से निकाल लीजिए, नोट जरूर करते रहे। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, यानी कि शेड्यूल्स के बारे में ना। अगर पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको राइट आंसर 8 लगाना है ना। या अगर वर्तमान पूछ ले कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो राइट आंसर आपको 8 लगाना है। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अनुसूची आखिर होती क्या है ना। तो आपको बताना है कि जो अनुसूची होती है वह अनुच्छेदों का विस्तारित रूप होता है ना। अब कैसे, वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेगा जो आर्टिकल हमारा 1 से लेकर 4 तक है ना। अब जो 1 से लेकर 4 तक है जो आर्टिकल है, जब हम पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि जो आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक, तो 1 में कुछ है, 2 में कुछ है, 3 में कुछ है, 4 में कुछ है। तो उसमें केवल एक छोटी छोटी चीजें आपको केवल समझाई गई है ना। जैसे आर्टिकल 1 कह दे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। अब वो कौन संघ, कौन उसके राज्य क्षेत्र, कौन का है, क्या क्या है, तो वो पूरी डिटेल जो उसको एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 1 को या 2 को या 3 को या 4 को, तो वो अनुसूची में एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि जो अनुच्छेद है उनका विस्तारित रूप है, यानी कि उसको बड़ा करके जो बताया गया है वो अनुच्छेद को अनुसूची में बताया गया है ना। आप केवल ऐसा समझ सकते हैं कि जो अनुच्छेद है उनमें आप हेडिंग लिखी गई है, जो हेडिंग की जो कंप्लीट डिटेल है ना, वो सभी आपको शेड्यूल्स में मिलेंगी, यानी कि आपको अनुसूची में देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो जो आपकी अनुसूची होती है वो अनुच्छेदों का विस्तारित रूप होती है। अब हमारी 8 अनुसूची होती है, तो 9, 10, 11, 12 जो हमारी ऐड हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी, किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुई थी, उन सभी पर भी चर्चा करेंगे ना। तो सबसे पहले जानेंगे हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची 1 क्या कहती है और किस बारे में बात करती है। तो राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में बात करती है ना। क्योंकि हमारे राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज है ना। जो हमारी अनुसूची है 1 है वो आपका राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में बात करेगा, यानी कि राज्य मतलब 28 भारत के अंदर, संघ शासित प्रदेश यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 1956 में 14 राज्य हुआ करते थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। अब अनुसूची 2 पर हम बात करते हैं तो वेतन, भत्ते और पेंशन पर बात करेगा अनुसूची 2। अब किसके वेतन, किसके भत्ते, किसकी पेंशन है, तो राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, लोकसभा, विधानसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा, विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी जज, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन आपके अनुसूची 2 में वर्णित है ना। पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 2 में है। पेंशन किस में है, अनुसूची 2 में है। भत्ते किससे संबंध रखता है, किस अनुसूची से, तो अनुसूची 2 है ना। ये आप याद रखेंगे। किसके हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। आपका राष्ट्रपति या फिर राज्य के गवर्नर या फिर अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, लोकसभा है ना, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन, किसके, राज्यसभा के या फिर विधान परिषद के, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के सभी जज, और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं। इन सभी पदों पर जो भी विराजमान है उन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन आपके अनुसूची 2 में लिखे गए हैं ना। वही आगे बात करते हैं। अनुसूची 3 आपके शपथ के बारे में बात करती है, यानी कि ओथ। जब हम गवर्नमेंट किसी पद पर हम जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में होते तो हमको शपथ लेनी पड़ती है, यानी कि ओथ लेनी पड़ती है। अब जो अनुसूची 3 है उसमें किसकी शपथ है, तो उस पर भी हम बात करेंगे ना। संघ सरकार के सभी मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के सभी जज, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि कैग, राज्य सरकार के सभी मंत्री, विधानसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य,
इन सभी के शपथ के बारे में बात की गई है अनुसूची 3 में, है ना। ये पूछ लेता है, इसको अच्छे से आप समझे, याद करें और कॉपी में नोट जरूर करें। अब देखिए, हमने मंत्री के बारे में तो जान लिया कि मंत्री शपथ लेंगे, है ना, अनुसूची 3 में लिखा गया है ना। तो मंत्री होते कितने प्रकार के, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे समझिए। देखिए, मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पर होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे पर होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री और चौथे पर होते हैं उप मंत्री, है ना। ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको भी अच्छे से याद रखिएगा ना। तीसरी यानी कि थर्ड अनुसूची के अनुसार जो शपथ नहीं लेते हैं उन पर भी याद रखेंगे। हमने बात करी थी आपके वेतन भत्ते की और पेंशन की, अनुसूची 2 जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बात की गई थी, उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्य के गवर्नर के बारे में। लेकिन वही अगर हम शपथ के बारे में बात करते हैं तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्य के गवर्नर के बारे में, शपथ के बारे में बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि इनके लिए अलग से स्पेशली आर्टिकल इनमें दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर मैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता हूं तो अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 60 बताता है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है ना। वहीं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में है। राज्य के जो गवर्नर होते हैं आर्टिकल नंबर 159 के तहत अपनी शपथ लेते हैं ना। तो ये 3 ऐसे पद हैं जिनके लिए अलग से आर्टिकल दिए गए हैं और ये अपने आर्टिकल के माध्यम से शपथ लेते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 शपथ बताता है, शपथ के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 60 है ना। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुच्छेद 69 बात करता है। राज्य के गवर्नर की शपथ के बारे में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 159 बात करता है, ठीक है। अब बात करेगा अनुसूची जो आपकी 4 है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, है ना। राज्यसभा में तो किस राज्य में कितनी सीटें हैं और किस आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है, वो सभी आर्टिकल नंबर मतलब अनुसूची 4 में दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के लिए सीटों का जो आवंटन है वो संविधान में वर्णित नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधि कानून है जो 1950 है, कानून में वर्णित है। एक बार फिर समझ लीजिए, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के लिए जो सीटों का आवंटन है वो संविधान में वर्णित नहीं है, बल्कि इसके लिए अलग से कानून बना हुआ है, जनप्रतिनिधि कानून 1950। उसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के लिए जो सीटों का आवंटन है वो इस कानून में दिया गया है ना। अब बात करेंगे कुछ ऐसे हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और उनके बारे में बात करेंगे कि उन स्टेट्स में कितने राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो चलिए, अब राज्यसभा की सीटों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। तो जो आपका ये बनेगा, सबसे पहले राज्यसभा की सीट है ना। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपकी राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, आपकी ये है आपकी 31 सीट, है ना। वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 सीटें हैं। बिहार में 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 16 सीट है। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीट है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आपकी इन तीनों स्टेट में आपकी 11-11 सीटें हैं। वहीं आपकी असम में 7 सीट हैं। इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये ऐसे स्टेट हैं जिनमें केवल 1-1 सीटें राज्यसभा की हैं। इसको भी अच्छे समझ लीजिए। अब आगे बात करेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 कहती है अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण, जो आपने पढ़ा था आर्टिकल 244 से लेकर 244 से, है ना, ठीक है। अब ये 10 राज्यों पर लागू होता है, और वो 10 राज्य जिसमें आदिवासी क्षेत्र है ना, याद रखेंगे इस चीज को। कौन कौन से हैं वो राज्य, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूची 5 काम करती है, ठीक है। वहीं अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे अनुसूची 6, है ना। अनुसूची 6 कहते हैं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। किसका? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। जो आपकी अनुसूची 5 है ये कहती है अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों का प्रशासन नियंत्रण, लेकिन अनुसूची 6 केवल और केवल जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करेगा। आर्टिकल नंबर 244 का बी, ये केवल और केवल 4 राज्यों पर लागू होता है। वो 4 राज्य कौन से हैं वो भी समझ लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा आगे बढ़कर कि अनुसूची 5 व अनुसूची 6
में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, उस पर बात करेंगे हम। अनुसूची 5 व अनुसूची 6 के बारे में हम बात करेंगे कि अनुसूची जो आपकी 5 है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और कैसे कैसे इनमें काम होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बन जाता है अनुसूची 5 पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे को रिलेट करते हुए भी चलेंगे। जैसे अनुसूची 5, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन करता किस पर है, राज्यपाल की सलाह पर करता है। जो अनुसूचित क्षेत्र है इनकी जो घोषणा करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल की सलाह पर करेगा। वहीं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी घोषणा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनजातीय क्षेत्र की मात्रा ज्यादा हो रही है तो उस क्षेत्र को राज्यपाल घोषणा कर सकता है कि ये जनजातीय क्षेत्र है ना, अनुसूची 6 के माध्यम से। ठीक, वहीं अगर हम आगे पॉइंट पर बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है संघ सरकार के जो कार्यकारी अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो ये क्षेत्र होते हैं संघ सरकार के कार्यकारी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहीं राज्य सरकार के जो कार्यकारी अधिकारी क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है कौन, आपका अनुसूची 6 जनजातीय क्षेत्र। राष्ट्रपति के निर्देशन में कार्य होता है, राष्ट्रपति के निर्देशन में कार्य होता है। ठीक, याद रखेंगे। अनुसूची 5, अनुसूची 6 स्वायत्त जिला परिषद के निर्देशन में कार्य होता है जिसका गठन राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन करते हैं जिसके अंडर रहकर काम होता है, अनुसूची 6 का। ठीक है, राज्यपाल संविवेकी शक्ति इसमें रखता है। जो आपका अनुसूची 5 है इसमें राज्यपाल संविवेकी यानी कि खुद की कुछ अपनी सोच के माध्यम से काम कर सकता है, पावर रखता है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वायत्त जिला परिषद में, अगर सदस्यों की संख्या की हम बात करते हैं तो 30 होती है। स्वायत्त जिला परिषद में सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो 30 होती है, ये भी अच्छे समझिए। स्वायत्त जिला परिषद के पास अर्ध कार्यकारी या फिर अर्ध विधायी व अर्ध न्यायिक शक्ति, यानी कि कंप्लीटली नहीं है, आधी कार्यकारी है, आधी विधायी है और आधी न्यायिक शक्ति होती है। लेकिन अगर हम अनुसूची 5 देखते हैं, ठीक है, अनुसूची 5 देखते हैं तो राज्यपाल 100% संविवेकी शक्ति इसमें रखता है, लेकिन अनुसूची 6 में नहीं होता है, या आधी है यानी कि 50% है। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं संसद विधानमंडल में बने हुए कानूनों को समाप्त या सिद्ध कर सकती है। जो संसद है, विधानमंडल में कोई अगर कानून बनता है अनुसूची 5 को लेकर तो संसद उसको क्या कर सकती है, उसको संशोधित कर सकती है, बदल सकती है या फिर समाप्ति भी कर सकती है। ठीक है, वहीं एक चीज और समझिए, ग्राम न्यायालय व ग्राम परिषद का जो गठन होता है स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। ग्राम न्यायालय या फिर ग्राम परिषद का जो गठन होता है स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी, जनजाति सलाहकार परिषद की जो नियुक्ति करता है वो करता है कौन, राष्ट्रपति। आगे बात करेंगे, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह पर कार्य करता है। जो राज्यपाल होता है वो जनजातीय सलाहकार परिषद की सलाह पर कार्य करता है और जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और इसी की सलाह पर राज्यपाल काम करता है ना। राज्यपाल के पास 100% की शक्ति होती है ना। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, केवल और केवल अधिकतम 20 सदस्य है ना, लेकिन अनुसूची जो 6 है उसमें अधिकतम संख्या 30 है ना, याद रखेंगे इसमें। अब देखिए जो 20 सदस्य होंगे उसमें 1/4 आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे और वही 3/4 आपके विधानसभा के सदस्य होंगे जो कि एसटी कैटेगरी से होंगे। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है अनुसूची 5 से रिलेटेड। ठीक है, भूमि का आवंटन हो, हस्तांतरण हो या फिर राज्यपाल द्वारा विनियमित इसको किया जाता है। ठीक है, साहूकारी व्यवस्था को राज्यपाल विनियमित करता है, यह अनुसूची 5 के बारे में है। ठीक है, वही अनुसूची 6 के बारे में बात करें तो कर लगाना या फिर कर को इकट्ठा करना, संग्रहण करना या फिर स्वायत्त परिषद द्वारा ये किया जाता है। क्या करा जाता है, कर को लगाना, कर को इकट्ठा करना, ये स्वायत्त परिषद के द्वारा किया जाता है। वन, सिंचाई, उत्तराधिकार व अन्य मामलों पर कानून बनाने का कार्य स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। जनजातियों के मध्य विवादों का जो निपटारा है या फिर उनको दूर करना है वो स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करेंगे अगली अनुसूची, अनुसूची नंबर 7 है ना, संघ व राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है अनुसूची 7 कहती है। संघ व राज्यों के बीच में बंटवारा है ना शक्तियों का, तो संघ सूची 98 विषय और 97 विषय है ना, राज्य सूची 59 विषय 66 विषय, समवर्ती सूची 52 विषय 47 विषय।
अब ये बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कि 98 मूल संविधान में थे या फिर आज वर्तमान में है ना। तो इसमें 98, 59, 52 ये मूल संविधान है या फिर वर्तमान संविधान है, विषय है ना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वह कानून जो किसी सूची में शामिल नहीं है उन पर कानून केंद्र सरकार अनुच्छेद 248 के माध्यम से बनाती है ना। ऐसा कोई कानून है जो संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है या फिर इनमें नहीं है, तो उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और अनुच्छेद 248 के माध्यम से बनाती है ना। वह अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं जैसे साइबर अपराध, अंतरिक्ष आदि। संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची के अंतर्गत कोई भी ऐसे कानून है जो इनके अंतर्गत नहीं आता है, वो अवशिष्ट शक्तियों में जाएगा 248 के माध्यम से। ठीक है, अब वो कौन से हो सकते हैं? साइबर हो सकता है, साइबर अपराध, अंतरिक्ष के बारे में हो सकता है या फिर कोई और विषय हो सकता है। ठीक है, संघ सूची के मुख्य विषय पर हम बात करते हैं। संघ सूची है ना, उसके मुख्य विषय कौन से हैं? रेलवे, विदेश नीति, विदेशी लोन, मुद्रा, नागरिकता, जनगणना, रक्षा, खुफिया एजेंसी जैसे IBS, CBI है ना, RBI, शेयर मार्केट, टेलीकॉम सेक्टर, युद्ध व शांति, प्रकट ऊर्जा, निगम कर, आयकर, खनन, अंतर्राज्य व्यापार, अफीम की खेती, उच्चतर शिक्षा, केंद्र व राज्य का लेखा परीक्षक, डाकघर, बचत बैंक आदि। ये सभी ऐसे विषय हैं जो संघ सूची के विषय हैं। अक्सर पूछा जाता है, पूछ लेगा रेलवे किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का, मतलब संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या फिर अवशिष्ट सूची का, है ना। तो आपको बताना है, अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप बता सकते हैं। वहीं राज्य सूची के मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे पुलिस है, स्थानीय सरकार है, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता है, कृषि सिंचाई के बारे में है, कानून व्यवस्था, भूमि बाजार व मेले, पशुधन, सट्टेबाजी, अल्कोहल, भूमि कर, कृषि राजस्व, साहूकार, टूल्स, भूमि व भवनों पर जो कर लगाया जाता है, मत्स्य पालन। ये सभी ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। ठीक है, वहीं बात करेंगे समवर्ती सूची के कुछ मुख्य विषय, जैसे शिक्षा है, पशुवन है ना, पक्षी संरक्षण है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, मापतोल है, अधीनस्थ न्यायालय, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, विवाद, तलाक, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, पागलपन, दिवालियापन, रोजगार व बेरोजगारी, मुद्रा नियंत्रण। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा, ट्रेड संघ व औद्योगिक मजदूर विवाद जो BNS, BNNS आदि है, ये सभी आपका समवर्ती सूची के विषय हो जाते हैं। समवर्ती सूची जैसे शिक्षा का विषय है ना, इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, दोनों सरकारें कानून बना सकती है। अब 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा समवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए। समवर्ती सूची में कौन से थे? शिक्षा, वन, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, चौथा था मापतोल और पांचवा था न्याय प्रशासन एवं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा सभी न्यायालय का गठन व संगठन। ये 5 ऐसे विषय थे जो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जो हुआ था, ये आपका समवर्ती सूची में ऐड किए गए थे, है ना, याद रखेंगे। अनुसूची 8 आपके भाषाओं के बारे में बात करती है, यानी कि लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, याद रखेंगे। 243 से लेकर 251 तक हमने जाना था, आर्टिकल है ना, वही है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूलतः 14 थी, जो है ना, मूल भाषा 14 थी लेकिन वर्तमान में 22 है। कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 में है। जो मूल संविधान में आपकी हुआ करती थी 14 भाषा, लेकिन आज वर्तमान में 22 भाषाएं, यानी कि 8 भाषाओं को ऐड किया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। अब 8 कौन कौन सी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो आपकी रेड कलर में लिखी गई है वो सभी 8 बाद से जोड़ी गई हैं, यानी कि बोडो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, सिंधी, डोंगरी और संथाली। ये 8 भाषा ऐसी हैं जो आपको संशोधन करके भारतीय संविधान में ऐड की गई है। पहले 14 हुआ करती थी, आज 22 है। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर आता है आपका 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से हम नमक, क्या नमक, न से आपका नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, ये 3 भाषाएं हैं
जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई भारतीय संविधान में, ठीक है। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है जो आपका होता है 2003 में, जिसके माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को ऐड किया गया भारतीय संविधान में। तो इन सभी भाषाओं को जोड़ने के बाद में आज हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 22 कौन कौन सी है ये भी बता दी मैंने, और 8 कौन कौन सी ऐड की गई है और किस संविधान संशोधन के माध्यम से किस ईयर में की गई है वो भी मैं आपको बता चुका, ठीक है। अब बात करेंगे अनुसूची 9, है ना। अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून से संबंध रखती है। 284 कानून है इसमें, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जो 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा अनुसूची 9 ऐड की गई थी। आपको मालूम है भारतीय संविधान में जो मूल संविधान हमारा था उसमें केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी। अनुसूची 9, 10, 11, 12 समय समय पर जैसे जरूरत लगी ऐसे ऐसे संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान में जोड़ी गई, है ना। तो अनुसूची 9 आपका जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जो 1951 में हुआ था उसके माध्यम से जोड़ी गई। तो एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो था IR कोहिनूर केस जो 2009 में आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें निर्णय यह हुआ था कोई कानून अगर केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 ये पूछ लिया जाता है ना, जो आपका केशवानंद भारती केस है बहुत ही फेमस केस है ना, पॉलिटी की अगर नजर से हम देखते हैं तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 के बाद का हो, आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो, तब वह अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन के यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत होगी, है ना। भूमि सुधार कानून जब आया था तो इसमें बहुत सारी चीजें इसमें हुई थी और ये आपका कहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, ठीक है। और फिर इसमें निर्णय आया था आपका IR कोहिनूर केस है 2009 में, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस के बाद यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी ऐसा केस है, कोई ऐसी अनुसूची है जो आधारभूत ढांचा संविधान का यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन करता है तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगी, इसमें ये कहा गया था इस केस में, IR कोहिनूर केस में, ठीक है। इसके बाद अनुसूची 10 ऐड की गई। जो अनुसूची 10 है वो दल बदल कानून से संबंध रखती है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसके द्वारा अनुसूची 10 भारतीय संविधान में ऐड की गई। आपका शक्ति सदन इसमें अध्यक्ष के पास होती है, यानी कि दल बदल का जो कानून होता है इसमें लागू होगा नहीं होगा इसकी शक्ति जो होती है सदन के अध्यक्ष के पास होती है ना। लेकिन अपवाद है इसमें, कैसा, लोकसभा विधानसभा का जो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष इन पर ये आपका लागू नहीं होता। इसके अलावा राज्यसभा विधान परिषद का चेयरमैन हो या फिर डिप्टी चेयरमैन, इस पर भी ये आपका अनुसूची 10 यानी कि दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। आगे बात करेंगे अनुसूची 11। अनुसूची 11 कहती है पंचायतों की शक्ति, है ना। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में इसको ऐड किया गया था। अब इसमें जो आपका पंचायतों की शक्ति है इसमें 29 विषय है, जो हम कहते हैं ना गांव का प्रधान या फिर सरपंच, है ना। अब इनको जो पावर दी जाती है 29 विषय हैं, यानी कि 29 सब्जेक्ट पर ये काम करते हैं ग्राम प्रधान यानी कि आपका जो सरपंच होते हैं। पंचायतों को जो होता है 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। अनुसूची 12 कर हम बात करते हैं नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, और जो आपका नगर पालिकाओं की जो शक्ति है इसमें 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, ठीक है।